हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर निरंतर बने हुए होंगे। तो चलिए आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा जोर देते हैं और आज अपन पढ़ते हैं अपने पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 का भाग 2 जो दिया हुआ आरबीएससी 2020 के संस्करण में उसको। फ्रेंड्स, इसमें अपन पहले पढ़ चुके हैं अपने पर्यावरण अध्ययन के 2 चैप्टर्स को जो अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया था। कौन कौन से थे? एक तो था गंदा पानी फैलाए रोग, दूसरा था पानी से खेलें। फ्रेंड्स, गंदा पानी फैलाए रोग में थोड़ा इंपॉर्टेंट आउटकम निकल कर आया था, सेकंड वाले में इतना खास नहीं था। अब अपन पढ़ने वाले हैं खाने से पचने तक और जब चाहे तब खाएं। फ्रेंड्स, बायो से रिलेटेड अपने चैप्टर हैं तो थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनसे आउटकम निकल सकता है और यहाँ से पेपर बन सकता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका, क्योंकि टाइम की अभी बेहद कमी है, तो अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव कीजिए और पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगा दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं खाने से पचने तक। इसमें क्या है देखिए, विद्यालय के मध्याह्न भोजन के दौरान रजत जल्दी जल्दी बिना चबाए ही भोजन निकल रहा था, जबकि नेहल आराम से चबा चबा कर खा रही थी। नेहल ने रजत को टोकते हुए उसे चबा चबा कर खाने के लिए कहा। रजत ने जब कारण पूछा तो नेहल ने बताया कि कल जब मैं उबला हुआ आलू खा रही थी तो माँ ने कहा कि धीरे धीरे चबा कर खाओ, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। जब मैंने आलू चबा चबा कर खाया तो वह पहले से ज़्यादा मीठा लगा और आसानी से गले उतर गया। पास ही खड़े शिक्षक ने बताया कि भोजन को धीरे धीरे अच्छी तरह चबाने पर लार भोजन के साथ मिल जाती है, जो भोजन को चिकना व पेस्ट की तरह लसलसा कर देती है। मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अब आगे देखिए, पाचन तंत्र के बारे में बताया गया है। आपको यहाँ पर एक लाइन निकल के आती है, अगर आपने गौर किया हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है कि अपना जो भोजन का पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है। नीचे आपको ऑप्शन दे दें, मुंह हो गया, आमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, तो आप क्या बताएंगे? तो फ्रेंड्स देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिख रखी है कि मुंह से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो कहाँ से शुरू हो जाता है अपना भोजन का पाचन? मुंह से ही शुरू हो जाता है। पेट में जाकर या छोटी आंत में जाकर ही नहीं होगा, मुंह से ही शुरू हो जाता है अपना भोजन का पाचन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस बन जाते हैं लाइनों में से निकलकर। बच्चों को स्टोरी के थ्रू समझाया गया है, लेकिन बड़ों को यहीं से क्वेश्चन अपने निकालने हैं कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, ये है पाचन तंत्र। अब अपना पाचन तंत्र जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो यहाँ से शुरू होता है, तो इसको देख लीजिए। मुंह में भोजन दांतों से चबाया जाता है। मुंह में मौजूद लार में पाचक रस होते हैं जो मुंह में ही भोजन को उसके अवयवों में तोड़ना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमें अच्छी तरह से चबाने पर भोजन का स्वाद आने लगता है। आप कोई चीज़ फटाफट बिना चबाकर खाएंगे तो उसमें स्वाद इतना नहीं आएगा, जितना आप उसको चबा चबा कर अच्छे से बारीक करके खाएंगे तो उसमें क्या है, स्टार्च है वो पैदा हो जाता है मुंह में। जो अपनी लार है वो उसमें मिलकर स्टार्च उत्पन्न कर देती है, उसका डाइजेशन शुरू कर देती है मुंह से ही। तो आपको उसका जो स्वाद है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप उसको ज़्यादा चबा चबा कर खाएंगे। तो मुंह से भोजन ग्रसिका यानी भोजन नली द्वारा आमाशय में जाता है। मुंह से भोजन कहाँ गया? ग्रसिका में गया, ओइसोफेगस में गया, और यहाँ से भोजन नली द्वारा कहाँ गया? ये आमाशय में, स्टमक में चला जाता है। इसमें भोजन करीब 3 से 4 घंटे तक रहता है। पूछ लें जो अपना आमाशय है, पेट है, उसमें जो भोजन है वो कितने समय तक रहता है, तो वो 3 से 4 घंटे तक रहता है। ओके, यहाँ भोजन में आमाशय रस स्त्राव होता है। पूछ लें भोजन में कौन सा रस स्त्रावित होता है आमाशय से, तो आमाशय से आमाशय रस स्त्रावित होता है। इसके बाद यह है भोजन छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में यकृत और अग्नाशय ग्रंथियों से पाचक रस आकर भोजन में मिलते हैं। छोटी आंत से कौन कौन से रस आते हैं? यकृत और अग्नाशय ग्रंथियों से पाचक रस निकलकर आते हैं जो भोजन में मिलते हैं, जिससे भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। इस कारण जो भोजन होता है उससे पोषक तत्वों का क्या होता है? अवशोषण होता है। ये तत्व रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। अग्नाशय से भोजन निकल जाने के बाद ही हमें फिर से भूख लगने लगती है। तो यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं कि अपने को तब तक भूख नहीं लगती जब तक अपना भोजन जो है वो अमाशय के अंदर रहता है। अमाशय से जब भोजन छोटी आंत में आ जाता है उसके बाद ही अपने को भूख लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अमाशय से भोजन है वो छोटी आंत में कब आता है? जब उसका पूरा पाचन अमाशय में जितना होना होता है उतना उसका पूरा पाचन अमाशय में हो जाता है। उसके बाद ही जो भोजन है वो छोटी आंत में आता है आगे के अवशोषण के लिए। तो इतने भोजन जो है वो अपने अमाशय में रहता है, जिसका टाइम क्या है? 3 से 4 घंटे होता है। ओके, आगे देखिए, छोटी आंत से होता हुआ पाचित भोजन बड़ी आंत में जाता है। छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में जाता है, जहाँ फिर से पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। पूछ लें कि जो भोजन है उसका अवशोषण कहाँ कहाँ पर होता है, तो उसका अवशोषण एक तो आमाशय में होता है, उसके बाद छोटी आंत में होता है, उसके बाद बड़ी आंत में होता है। तीनों जगह इसका अवशोषण होता है। थोड़ा आंशिक जो अवशोषण होता है पचित भोजन का वो आमाशय में होता है, फिर पूर्ण जो होता है वो हो जाता है अपने छोटी आंत में, और उसके बाद में भी अगर कुछ बच जाता है जैसे पानी और जो पोषक तत्व सॉल्ट्स वगैरह हैं उनका अवशोषण कहाँ पर होता है? उनका अवशोषण होता है बड़ी आंत में। ओके, इंपॉर्टेंट है तीनों चीज़ें, याद रखिएगा कि 3 जगह पर अपने भोजन का अवशोषण होता है।
इसके बाद शेष बचा अपशिष्ट रेक्टम यानी मलाशय में एकत्र होता है, जो कि मल द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। रेक्टम जो अपन कहते हैं, मल जो अपना होता है वो कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, वो मलाशय में एकत्र हो जाता है। वो मल द्वार यानी एनएस द्वारा क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, गौर से आपको पूरी देखनी है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है पूरा चैप्टर। आगे देखिए, ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा चित्र दिखाया गया है। यहाँ से आप खाना खाते हैं, ये ओइसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक में आता है, स्टमक से फिर ये ड्यूडेनम से होता हुआ आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में होता हुआ फिर रेक्टम के थ्रू एनएस से बाहर निकल जाता है। ये आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पर फिगर दिखाया हुआ है। अब देखिए आपके पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन से हैं, ये बच्चों की चीज़ें हैं। मुख और भोजन से अमाशय पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ये आपके काम की नहीं है। आगे ये देखिए कि कमजोरी का एहसास होने के क्या कारण होते हैं। जैसे हमने अभी पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा कि हमारे भोजन में से किस प्रकार से पोषक तत्वों का अवशोषण होता है और ये ही पोषक तत्व विभिन्न अंगों तक जाकर उन्हें काम करने की ऊर्जा देते हैं। अब सोच कर देखिए, यदि भोजन पोषण से भरपूर नहीं होता तो क्या होगा, कमजोरी का एहसास होगा, बिल्कुल होगा। अतः पोषक तत्वों युक्त भोजन का सेवन करें। अपने को बताया गया कि अपने को हमेशा बैलेंस डाइट खानी चाहिए, पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाना चाहिए, ताकि अपने को कमजोरी का एहसास ना हो, शरीर को जो ऊर्जा की पूर्ति है वो मिलती रहे। यदि उपयुक्त पोषण लेने पर भी कमजोरी नहीं जा रही है तो हमें चिकित्सक के पास जाना चाहिए, जिससे किसी बीमारी का पता लग सके। अगर आप स्वस्थ और पोषक तत्व ले रहे हैं, उसके बाद भी आपको अगर शरीर में कमजोरी का अनुभव हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाकर दिखाना चाहिए। मे भी वो कोई बीमारी के संकेत हो सकते हैं। यदि खाना खाए हुए 4-5 घंटे से ज़्यादा हो गए तो भी कमजोरी लगने लगती है, तब तुरंत खाना खा लीजिए और आप ठीक महसूस करेंगे। यदि खाना खाने में देर हो तो फल, किशमिश, गुड़ जैसी मीठी चीज़ या फिर नमक चीनी का पानी पी सकते हैं। स्वस्थ खान पान ही हमें कमजोरी से मुक्ति दिला सकता है। यह आपको बताया गया है कि कई बार भूख के कारण भी अपने को कमजोरी लगने लग जाती है, तो ज़्यादा देर तक भूखे ना रहें और अगर उस टाइम पर खाने के लिए कुछ और ना मिले तो आपको मीठी चीज़ें जिनमें ज़्यादा ग्लूकोज होता है, जैसे फल हो गए, किशमिश हो गई, गुड़ हो गई, इनमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है जो आपको तुरंत ऊर्जा देता है, तो आपको ये चीज़ें खा लेनी चाहिए। अथवा नमक चीनी का घोल है वो पी लेना चाहिए, उसमें भी ग्लूकोज की पूरी, कार्बोहाइड्रेट की पूरी अमाउंट होती है, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी उनसे मिल जाती है। स्वस्थ खान पान ही हमें कमजोरी से मुक्ति दिला सकता है। ओके, आगे देखिए, जानिए अनीमिया को कि अनीमिया क्या है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये 5वीं बीमारी अगर अपन एक तरीके से देखें, 4 दूषित जल और भोजन के कारण अपने 4 बीमारियां अपन पढ़ चुके हैं पहले वाले वीडियो में। ये 5वीं बीमारी अपने पर्यावरण अध्ययन में बताई गई है, अनीमिया की। तो आपको जो जो भी बीमारियां यहाँ पर बता रखी हैं उनको सब पे अच्छे से गौर करना है। यहीं से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, आपको बाहर से कुछ निकाल के नहीं देता है, आप गौर नहीं करते हैं। सारी चीज़ें आपकी इसी क्लास 5th में ही मिल जाएंगी। पेपर पूरा यहाँ से आराम से बन सकता है और आप इसी में अटक सकते हैं अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए अब अनीमिया क्या है। एक दिन कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे थे, मीरा का मन नहीं लग रहा था, उसको कमजोरी महसूस हो रही थी, उसको श्वास लेने में भी परेशानी हो रही थी। मीरा को इस प्रकार देखकर शिक्षक उसके पास गए और उसकी तबीयत के बारे में बातचीत की। मीरा ने बताया कि 2-3 दिन पहले वह बीमार हुई थी, तब से उसे खाना अच्छा नहीं लग रहा, पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा, नींद कम आती है और थकान भी जल्दी हो जाती है। शिक्षक ने मीरा को चिकित्सालय में दिखाया। जांच होने पर पता चला कि मीरा में खून की कमी यानी कि अनीमिया हो गया है। तो देखिए अनीमिया क्या होता है, अनीमिया है खून की कमी। अपने शरीर में जब खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो अपन उसको क्या कहते हैं, उसको अपन अनीमिया कहते हैं। उसके क्या क्या लक्षण हैं, तो यहाँ पर आपको उसके लक्षण बताए गए हैं कि अपने कमजोरी महसूस होना, श्वास लेने में परेशानी होना, नींद कम आना, थकान होना, ये सब क्या है, ये अनीमिया के लक्षण हैं। तो आपको यहाँ पर उसके लक्षण भी बता दिए हैं और अनीमिया क्या होता है उसके बारे में बता दिया गया है। तो देखिए ये क्यों होता है, ये शरीर में खून की कमी के कारण होता है, अपने को पता चल गया। तो सरकारी चिकित्सालय में मौजूद आयुर्वेद चिकित्सक ने मीरा से इस बारे में बात की। चिकित्सक: मीरा, अक्सर बीमार होने के बाद हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ये पोषक तत्व ही तो खून बनाते हैं और खून के जरिए ही सांस में मौजूद ऑक्सीजन और भोजन में मौजूद पोषण सभी अंगों तक पहुँचते हैं। जब खून ही कम होगा तो सभी अंग अपना काम सही नहीं कर पाएंगे और हम कमजोरी और थका हुआ महसूस करने लगेंगे। तो अपने खून की कमी के कारण अपना जो है बॉडी वो ढंग से काम नहीं करेगी, इसीलिए अपने को कमजोरी और थकान होने लगती है। इसी को अपन अनीमिया कहते हैं। तो देखिए मीरा कहती है, तो फिर क्या मुझे फिर से दवाइयाँ खानी पड़ेंगी? तो चिकित्सक कहता है, कुछ दिनों के लिए पोषक तत्वों की भरपाई के लिए टॉनिक जैसा कुछ दे सकते हैं, ये दवाई नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान रखना सीखो।
तो मीरा कहती है वो मैं कैसे करूं। चिकित्सक, बीमारी के ठीक होने के बाद भी कुछ दिन शरीर को आराम देना चाहिए। इसके साथ ही धीरे धीरे फिर से भरपूर मात्रा में भोजन लेना शुरू करना चाहिए। क्या आप सब्जियां खाती हो? मीरा, अगर पसंद की बनी हो तो खा लेती हूँ, वरना नमकीन और अचार से रोटी खा लेती हूँ। देखिए, नमकीन अचार से रोटी खाएंगे तो आपको पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे होगी? तो ये आपको डॉक्टर क्या कहता है कि अब आप खुद ही बताओ आपको पोषण कैसे मिलेगा और कैसे आपकी कमजोरी दूर होगी। नमकीन और अचार भी खाओ, लेकिन मुख्य भोजन के साथ में। मुख्य भोजन में मौसमी सब्जियां, दही या छाछ, दाल और हमारे क्षेत्र में उगने वाले अनाज की रोटी होनी चाहिए। अगर घर में अंडे या मांस खाते हैं तो वह भी होना चाहिए। क्या आपको पता है कि बाजरे की रोटी, गुड़, पिंड खजूर, मूंगफली आदि में आयरन होता है, जिससे खून की कमी दूर होती है। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं कि आयरन पाया जाता है, नीचे ऑप्शन दे देंगे, आपको उनमें से टिक करना है किसमें पाया जाता है। तो ये पाए जाते हैं बाजरे की रोटी में, गुड़ में, और खजूर होता है, मूंगफली होती है, इनमें भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है। और इससे क्या होता है, इससे अनीमिया दूर होता है। खाने में कुछ खास शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो भी हम घर पे खाते हैं उसे भरपूर मात्रा में खाओ। साथ ही पानी भी पीते रहो, जिससे पाचन क्रिया सुचारू चलती रहे। ये जनरल सी बातें हैं जो बच्चों को बताई गई हैं कि आपको भोजन में क्या क्या खाना चाहिए। मतलब कुछ स्पेशल खाने की जरूरत नहीं है, जो घर पर डेली बनता है उसको ही भरपूर मात्रा में खाओ। उससे आपके सारे पोषक तत्वों की कमियाँ दूर होंगी और आपको क्या है, अनीमिया रोग नहीं होगा। आगे देखिए कि हमारे घर में हम जो भी खाने पीने की चीज़ें देखते हैं उन्हें निम्न श्रेणियों में बांटिए। ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर हैं और हमें पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज मिलते हैं। ये इतना कुछ वो था नहीं, आपके बच्चों को बताया गया कि आप कौन सी चीज़ खाते हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है, उसकी बच्चों को यहाँ पर लिखना है। आगे देखिए, कृमि नियंत्रण। पेट में पनपने वाले कीड़ों को कृमि कहते हैं। अपने सबको पता है अपने पेट में कृमि पाए जाते हैं, तो पेट में जो कीड़े पनपते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, कृमि कहते हैं। इससे बच्चों में खून की कमी हो जाती है व शारीरिक विकास कम हो जाता है। कृमि के अंडे मिट्टी में होते हैं, जो बिना धूल के फल, सब्जी, अशुद्ध पानी, गंदे हाथ, बड़े नाखून व नंगे पैरों से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए कि जो कृमि होते हैं वो किस माध्यम से अपने शरीर में प्रवेश करते हैं। तो देखिए, वो बिना धुले फल खाने से, अशुद्ध पानी पीने से, गंदे हाथ, बड़े नाखून के द्वारा, नंगे पैरों के द्वारा अपने शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये बड़ी आंत्र में पाए जाते हैं। इससे बच्चों में कौन कौन सी लक्षण पैदा होते हैं, कमियां होती हैं? तो इससे बच्चों में खून की कमी हो जाती है और शारीरिक विकास उनका कम होता है। ये अपनी कृमि के लक्षण बताए गए हैं। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा कृमि नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जो राज्य सरकार है अपनी वो कृमि नियंत्रण कार्यक्रम चला रही है कृमि निपटान के लिए। इसके अंतर्गत बच्चों को एल्बेंडाजोल गोली दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे कि एल्बेंडाजोल गोली क्यों दी जाती है। तो वो किस लिए दी जाती है? वो कृमियों का निवारण करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए उनको, बच्चे जो होते हैं उनको एल्बेंडाजोल गोली दी जाती है भारत सरकार द्वारा। इससे कृमि नियंत्रण में मदद मिलती है। नीचे दिए गए चित्रों में कृमि संक्रमण से बचाव के तरीके दर्शाए गए हैं। ये तो आपको स्वच्छ रहना, स्वच्छ पानी पीना और ये सारी जनरल सी चीज़ें आपको चित्र में दिखाई गई हैं कि इसके थ्रू अपने कृमि नियंत्रण में काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। आगे अपने को चर्चा करने के लिए दिया गया है कि स्वच्छ शौचालय का प्रयोग करें, जूते चप्पल अवश्य पहने, साफ शुद्ध पानी पिएं, शौच के बाद और पहले हाथ जरूर धोएं। ये आपको छोटी मोटी जनरल सी बात दी गई थी। अब कृमि नियंत्रण के क्या क्या लाभ हैं वो बताए गए हैं कि कृमि नियंत्रण से बालकों को शारीरिक और मानसिक शक्ति मिलती है, बीमार कम पड़ते हैं, जिससे उनका मन पढ़ाई में लगता है, बच्चों का विकास तेजी से होने में सहायता मिलती है। इसके लिए हमेशा हमें स्वच्छ शौचालयों का प्रयोग करना चाहिए। शौच जाने के बाद और खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोना चाहिए। हमेशा शुद्ध पानी का उपयोग करना चाहिए। सब्जियों एवं फलों को साफ एवं शुद्ध पानी से धोकर उपयोग में लेना चाहिए। हमें नाखून काटकर साफ रखने चाहिए। कृमि नियंत्रण के कारण बच्चे कम बीमार होते हैं। जनरल सी बातें हैं, आपको जो इम्पोर्टेंट था वो पीछे मैं बता चुकी हूँ। एक तो ये कृमि नियंत्रण, कृमि से जो लक्षण पैदा होते हैं बच्चों में वो इम्पोर्टेंट है। कौन सी गोली दी जाती है? एल्बेंडाजोल गोली दी जाती है भारत सरकार द्वारा, ये इम्पोर्टेंट है। और फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया अनीमिया है, अनीमिया क्या होता है, किसके कारण होता है, क्या लक्षण है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो अपने हैं क्या इसमें खाना चाहिए, आयरन युक्त भोजन कौन कौन सा है, ये किस चीज़ की पूर्ति करता है, ये सब आपको यहाँ पर बताया गया है। तो इस चैप्टर में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपन ने यहाँ पर अपने भोजन के जो पाचन तंत्र है उसको देखा कि कहाँ से अपना पाचन शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है और कौन सी जगह से कौन से रस स्त्रावित होते हैं, ये अपन ने यहाँ पर देखा। तो फ्रेंड्स पूरा ही चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छे आउटकम निकले हैं। क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन कम से कम पुटअप होने के पूरे चांसेस हैं। तो आप अच्छे से इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा।
आगे है अपना जब चाहें तब खाएं। ये चैप्टर भी अपन इसी में साथ में ही देखेंगे। इसमें क्या क्या दिया गया है कि देखिए, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। हरप्रीत और राजी यह जानकर बहुत खुश थे कि माँ पिताजी कल उन्हें दादा दादी के पास जयपुर ले जाएंगे। लंबा सफर है, वे जाने की तैयारी करने लगे। माँ ने प्रातः जल्दी उठकर आलू की सूखी सब्जी, दाल और पूड़ियाँ बनाई। इनके साथ अचार व मुरब्बा भी टिफिन में रखा। साथ में पानी की एक बड़ी बोतल भी रख ली। सभी ने प्रातः 6 बजे ट्रेन से यात्रा आरंभ की। ट्रेन में फेरी वाले आलू बड़े, नमकीन आदि बेच रहे थे। बच्चे खाने की जिद करने लगे तो पिताजी ने बच्चों को समझाया कि माँ ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, पहले वही खाते हैं। माँ ने टिफिन खोला तो देखा कि दाल खराब हो गई है। अब देखिए, कोई जो अपने खाद्य पदार्थ है वो क्यों खराब होते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। राजी ने माँ से पूछा, माँ दाल कैसे खराब हो गई? माँ ने बताया कि दाल गर्मी के कारण खराब हो गई, मुझे बनानी ही नहीं चाहिए थी। आगे देखिए, इसमें बताया कि राजी ने माँ से पूछा कि माँ अचार, सॉस और आलू की सब्जी जल्दी खराब क्यों नहीं होते? तब पिताजी ने बताया कि आलू की सब्जी तेल में तल कर सूखी बनाई गई थी, उसमें पानी नहीं था। अचार में तेल, नमक और सिरका था और सॉस में परिरक्षक पदार्थ था, जिससे सामग्री खराब नहीं हुई। आपको फफूंद युक्त रोटियों की, ब्रेड की पिक्स यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसमें देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि नमी, वायु तथा ताप के कारण खाने में फफूंद व सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं, जिससे उसके गंध एवं स्वाद में बदलाव आ जाता है। ऐसा भोजन खराब हो जाता है और भोजन खाने योग्य नहीं रहता। भोजन को संरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का उपयोग किया जाता है। अब आपको बताया गया जो भोजन है वो किस किस कारण से खराब होता है। तो एक तो नमी के कारण होता है, अगर उसमें पानी का अंश है तो नमी के कारण वो खराब हो जाता है। दूसरा है वायु के कारण, जो अपने वायु है, अपने एयर है, उसमें कुछ सूक्ष्म जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके कारण वो खराब हो जाता है। तीसरा है ताप के कारण, कि अगर अत्यधिक ताप होगा तो उस ताप के कारण, टेम्परेचर के कारण भी जो आपका खाना है वो खराब हो जाता है। इन पर क्या होता है, सूक्ष्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव, वो क्या करते हैं, इन पर हमला कर देते हैं इस खाने पर आकर, और अपने को क्या कहते हैं, जनन करने लग जाते हैं, जिसके कारण अपना भोजन जो है वो संदूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है कि खाने में साफ सफाई रखना बेहद ज़रूरी है। गर्मी के दिनों में भोजन जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि अधिक तापमान के कारण जीवाणु सक्रिय रहते हैं। भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हम उसे ठंडी जगह पर जाली से ढककर रखते हैं, और अगर फ्रिज हो तो उसमें रखते हैं। देखिए, अगर आप निम्न ताप पर रखेंगे भोजन को तो भी आपका खाना जो है वो जल्दी खराब नहीं होगा। कुछ समय बाद फिर से फेरी वाले आए। हरप्रीत और राजी पुनः खाने की जिद करने लगे। इस पर पिताजी ने उन्हें समझाया कि बाहर बनी खाने की चीज़ों को बनाते समय साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, अतः इन्हें नहीं खाना चाहिए। आगे अपने को दिया गया है कि झूठा ना छोड़ें। बच्चों को एक छोटी सी बात बताई गई है कि खाना जो है वो कभी भी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, इससे खाना बर्बाद होता है। खाना उतना ही ले जितना आपको भूख हो, इससे देश का अनाज बचता है। ये जनरल सी बात थी। आगे बताया गया है कि संरक्षण के तरीके, खाने को किस तरीके से अपन संरक्षित कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है कि फल, सब्जियां और पका भोजन लंबे समय तक रखने से खराब हो जाता है। उन पर जीवाणु व कवक उत्पन्न होकर भोजन को दूषित कर देते हैं। दूषित भोजन खाने से हम बीमार हो जाते हैं। ये फ्रिज में भी कुछ समय तक ही ताज़ा रहता है। लंबे समय तक भोजन को खराब होने से बचाने के लिए हम कई तरीके अपनाते हैं, जैसे शक्कर मिलाकर मुरब्बा बनाना, शरबत बनाना, सिरका, नमक व तेल डालकर अचार बनाना, भिंडी, गंवारफली, आलू की चिप्स, पुदीना, मेथी आदि को धूप में सुखाकर संरक्षित करते हैं। डिब्बा बंद भोजन वायुरोधी होने के कारण खराब नहीं होता है। रासायनिक परिरक्षकों द्वारा भी भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित व संरक्षित किया जा सकता है। देखिए, कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पूरे पैरा में आ गई हैं। क्या क्या आ गई हैं कि आपका जो खाना है वो किस प्रकार से आप उनको स्टोर कर सकते हैं, कि किस प्रकार से उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसको आप एक तो अत्यधिक मात्रा में अगर आप शक्कर मिलाएंगे तो शक्कर मिलाकर जो मुरब्बा है, अपने जो मुरब्बे बनाए जाते हैं वो अत्यधिक चाशनी में डूबे रहते हैं, शक्कर में डूबे रहते हैं, इसीलिए वो स्टोर रह सकते हैं। उन पर क्या है, सूक्ष्म जीव जल्दी से हमला नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा अपन शरबत बनाते हैं, उसमें भी अत्यधिक मात्रा में शक्कर होती है, तो उस कारण भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पर इफेक्ट नहीं डाल सकते। सिरका डालने से भी, नमक और तेल डालकर अचार जो बनाते हैं उसमें नमक और तेल की अत्यधिक मात्रा होती है, इस कारण भी जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसको दूषित नहीं कर पाते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऐसी कुछ सब्जियाँ हैं जो मतलब आपको आगे तक के लिए यूज़ करनी है, तो आप उनको सुखाकर, उनकी चिप्स वगैरह बनाकर भी उनको धूप में सुखाकर अच्छे से आप उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होंगी। ये आपको कुछ उपाय बताए गए हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पर बताया गया है, ये खाने के बाद सभी घूमने के लिए आमेर के किले गए। वहाँ उन्होंने फ्रूट जूस की दुकान पर तरह तरह के फल देखे। हरप्रीत का सेब, गाजर, चेरी देखकर आश्चर्य हुआ कि क्या ये गर्मी में भी आते हैं। दादाजी ने बताया कि आजकल हर मौसम में हर प्रकार के फल सब्जियां मिलती हैं, क्योंकि उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है, तो आजकल हर मौसम में हर प्रकार की फल सब्जी मिलने लग गई है।
आगे देखिए, ये चटपटा चूरन बनाए बच्चों के लिए है, आपके काम का नहीं है। आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमने क्या सीखा इस चैप्टर से देख लेते हैं कि भोजन के खराब व दूषित होने में सूक्ष्म जीव उत्तरदायी होते हैं। बाजार में बिकने वाली खाद्य सामग्री में पौष्टिकता नहीं होती है। जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाना थाली में लेना चाहिए। खाद्य पदार्थ को अलग अलग प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं निकल के आया है आउटकम इसमें बस 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल कर आई हैं। जो खाना है वो किस किस तरीके से खराब हो जाता है, तो वो नमी, वायु, ताप के कारण खराब हो जाता है। और इसको अपन लंबे समय तक बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए अपन इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो अपन उसको शक्कर के, नमक के पानी के घोल में डुबोकर अपन रख सकते हैं। आराम से उसको तेल में डुबोकर कई दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, सिरका में डुबोकर स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा अपन उनको सुखाकर, जो भी चीज़ है उसको अच्छे से धूप में सुखाकर अपन उसको संरक्षित रख सकते हैं आगे समय के लिए। कम ताप पर रखकर अपन खाने को संदूषित होने से बचा सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर आपको टिप्स बताए गए हैं खाने को सुरक्षित रखने के लिए, और खाना क्यों अपना खराब हो जाता है उसके बारे में। फ्रेंड्स, 2 ही चीज़ें इस चैप्टर में से निकल के आई, लेकिन ये जो चैप्टर था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट था, इसमें से काफ़ी कुछ आउटकम निकल के आया है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के वीडियो में तो अपन ये 2 चैप्टर ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे हमारे गौरव जो पार्ट 3 है उसको। इससे पहले अपन हमारे गौरव पार्ट 2 अपन देख चुके हैं, अपना जो पार्ट 1 आ चुका है उसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, और चैनल को दिल खोल कर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।